कल हमने अपना गुप्त काल कर लिया था। आज हमारा टॉपिक रहेगा गुप्तोत्तर, जो कि एंशियंट इंडिया का लास्ट है। उसके बाद हम एंटर कर जाएंगे राजपूत काल में। राजपूत काल कैसा काल होगा? क्षेत्रीय काल। छोटे 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 राजा बन गए हैं, क्षेत्रीय संगठन बने हुए हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद हम एंटर करेंगे। और तुर्कों का आक्रमण जो हो रहा है, गजनबी और गोरी का आक्रमण किसके काल में हो रहा है? राजपूत काल में। तो ये हमारा हम मतलब कि पूर्व मध्य काल में एंटर कर गए हैं, समझ लो। गुप्तोत्तर काल पूर्व मध्य काल की प्रथम सीढ़ी है, और मध्यकाल से और गुप्तोत्तर काल के बीच का काल जो है उसे हम पूर्व मध्य काल बोलेंगे। तो हमें आज हमारा है गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ता पीरियड। हमने पहले भी बात की है कि हमें सेंट्रल पावर कब दिखती है, केंद्रीय शक्ति कब दिखती है? मौर्य काल में। उसके बाद सिर्फ कनिष्क है जो एक सेंटर पावर बनाता है, उसके बाद समुद्रगुप्त है जो पूरे भारत पर सेंटर पावर बनाता है। तीन ही राज्य, उसके बाद तो सारा कैसे है? विकेंद्रीयकरण है। राज्य जो है बिखरा हुआ है, क्षेत्रीय संगठन बने हुए हैं, और ये क्षेत्रीय संगठन गुप्तोत्तर काल में अपने चरम पर होते हैं। और इन क्षेत्रीय संगठन का पूरा क्रेडिट किसको जाता है? सामंतवाद को, क्योंकि उन्होंने क्या किया? छोटे छोटे राज्य अपने आप में। इस सामंतवाद के बारे में ही हम जब भी मेडिवल इंडिया प्री मेडिवल पीरियड में आते हैं तो हमेशा यही रहता है कि कभी भी देखना कि सामंतवाद क्या है। सामंतवाद की हमें गुप्तोत्तर काल को समझने के लिए इसके ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि गुप्तोत्तर काल में जो हर्षवर्धन है वो कहाँ के सामंत थे? पुष्यभूति के सामंत। ये इनका सरनेम है पुष्यभूति, ये इनकी कास्ट है पुष्यभूति, लेकिन ये कहाँ के थे? थानेश्वर के। तो सामंतवाद देखो कितना चरम पे है कि हर्षवर्धन ने थानेश्वर में वर्धन साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो गुप्तोत्तर काल जो है वो सामंतवाद से ही है, और इसी सामंतवाद से ही किसकी उत्पत्ति होती है? राजपूत राज्य बनते हैं, छोटे छोटे राज्य बनते हैं। हमें इसके ऊपर भी डिटेल में जाना होगा कि आखिर ये हैं कौन। क्लियर? और इन्हीं के ऊपर, इन्हीं से ही शुरुआत होती है। गजनबी का आक्रमण होगा, गोरी का आक्रमण होगा, और गोरी के ही साम्राज्य पर जिनकी वो नियुक्ति करते जाता है वो किस साम्राज्य की स्थापना कर देंगे? तुर्क साम्राज्य की स्थापना, जिसको आप कहते हो सल्तनत काल। तो हम किस फेज को पढ़ेंगे? इस फेज को पढ़ेंगे। तो गुप्तोत्तर काल क्या है? गुप्तोत्तर काल जब सामंतवाद अपने चरम पे है, जब सामंतवाद से छोटे छोटे राज्य जो हैं वो अपनी क्षेत्रीय शक्ति स्थापित कर लेते हैं। तो हम इसी चैप्टर को आगे आगे बढ़ाते हैं। तो इसका फोकस किस पे रहेगा? अगर हम प्री कम मेन की बात करें तो किस पे रहता है फोकस? कभी भी देखना सामंतवाद के ऊपर क्वेश्चन आता है, दूसरा राजपूतों की उत्पत्ति पे क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से मेंस का क्वेश्चन उठता है। प्रीलिम्स का है वो बहुत ही फैक्चुअल है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सारा सामंतवाद पे ही बना हुआ है। क्योंकि क्षेत्रीय संगठन तो किसी का बना नहीं है, जिससे हम राजाओं की प्रशासनिक व्यवस्था पर बात करेंगे, किसके कौन से अधिकारी थे, कौन से नहीं थे। भूमि व्यवस्था भी क्षेत्रीय है। इसीलिए जब हम बार बार बात करते हैं गुप्तोत्तर काल या गुप्त काल में, हमने जो बात की सामंतवाद, और दूसरा क्या बात थी? आर्थिक व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था में हम कहते हैं कि हमारी व्यवस्था हो गई बंद व्यवस्था, क्योंकि हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खत्म हो गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारा खत्म होने के हमने क्या क्या कारण दिए? कि रोम से क्यों खत्म हुआ? क्योंकि रोम और फारस का विवाद था। ठीक है, चीन, हमारा चीन से शुरू हुआ गुप्त काल में। चीन से, यहाँ पे बहुत कॉन्सेप्ट है, अगर इसको नहीं समझेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जैसे हमने दास प्रथा को पहले समझा और हमें आगे बढ़ते चले गए, अगर हमने इनका डिफरेंस नहीं जाना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हमारी आर्थिक व्यवस्था में हम कहते हैं कि व्यापार का पतन हो गया। आप पी लो भैया। व्यापार का पतन हो गया। हमने
कनिष्क के बाद देखा कि व्यापार के पतन का क्या कारण था, क्योंकि रोम और फारस का विवाद था। ठीक है, गुप्त काल में पतन का ये कारण था। हमने गुप्त काल में पतन का दूसरा कारण गुप्त काल में हमने पतन का कारण ये देखा, लेकिन गुप्त काल में व्यापार किससे हो रहा है? चीन से। चीन के थ्रू मध्य एशिया से, क्योंकि हम ऐसे जा रहे हैं और फिर चीन के थ्रू हम कहाँ से जा रहे हैं? दर्रों से मध्य एशिया में जा रहे हैं, दर्रों से व्यापार हो रहा है। हम गुप्त काल में ये व्यापार कर रहे हैं, लेकिन गुप्त काल में तो ये व्यापार भी खत्म हो जाएगा। रीजन हमने कल बात की थी, क्षेत्रीय राजा हैं जो कि आर्थिक गतिविधियां सिर्फ व्यापार विनिमय कि उगाओ और सेव करो, इसी के ऊपर थे। उन्होंने व्यापार के ऊपर ध्यान नहीं दिया। गुप्तोत्तर काल के लास्ट में अगर हम दक्षिण भारत को पढ़े, अभी हम भारत पढ़ रहे हैं नॉर्थ, अगर हम साउथ को देखें तो यहाँ पे चोल है, ये चालुक्य हैं, ये जो छोटे राजा हैं। व्यापार पतन का दूसरा कारण भी हो सकता है कि इन्होंने व्यापार पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अगर आपको अंदर से व्यापार, यहाँ की चीज यहाँ भेजनी है तो टैक्स दो, और अगर यहाँ से अंदर ले जाना तो टैक्स दो, तो व्यापार पर एक अधिकार हो गया। इसको हम चोल राज्य में कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि जब हम साउथ की बात करेंगे, क्योंकि व्यापार पर इन्हीं का अधिकार है। अभी हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन की, अभी हम बात करते हैं गुप्तोत्तर काल में उत्तरी भारत, क्योंकि गुप्तोत्तर काल में भारत की राजनीति का केंद्र क्या होगा? कन्नौज। अभी हम दक्षिण में गए नहीं है, हम दक्षिण में एक फ्लो में चलेंगे। संगम काल से फिर हम करेंगे चोल, चालुक्य, पल्लव, और इसी चैप्टर के साथ जोड़ेंगे हम आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि सबसे ज्यादा मंदिर तो इन्हीं के ही हैं। हम इसको उसी चैप्टर के साथ करेंगे। ठीक है, तो हम जाते हैं। हमने देखा गुप्तोत्तर काल में सामंतवाद चरम पे है, और सामंतवाद का ही कारण है कन्नौज और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के पैरेलल हम कुछ राजाओं को देखेंगे। सामंतवाद प्रणाली का क्या बुरा प्रभाव पड़ा, हमने उसके ऊपर भी चर्चा की कि आर्थिक स्थिति क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय राजा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर ध्यान नहीं है। लेकिन इसके बीच में कुछ राजनीतिक कारण भी है, जैसे हमने बात किया कि रोम से व्यापार का क्या कारण था। चीन जो है मध्य एशिया के स्थलीय मार्ग पर अपना आधिपत्य कर लेता है, तो ये भी एक राजनीतिक कारण है कि हमारा क्यों खत्म हुआ। और तीसरा कारण क्या है कि क्षेत्रीय अधिकार स्थापित हो जाता है, जिससे उत्तर भारत की या अंतर्देशीय व्यवस्था ठप हो जाती है। चौथी बात क्या थी? हमने देखा कि व्यापार है, लेकिन चोल चालुक्य ने उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया, और अब हमारा व्यापार हो रहा है दक्षिण पूर्व से। क्लियर? अब हम बात करते हैं आगे, क्या है गुप्तोत्तर काल। हमने इस पृष्ठभूमि को एक बार देख लिया। गुप्तोत्तर काल क्या है? गुप्तोत्तर काल है क्षेत्रीय संगठन, क्षेत्रीय राज्यों की उत्पत्ति हो गई है, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिला है, केंद्रीकरण समाप्त है। और ये कब तक चलता रहा? 1000 साल तक, कि 1000 साल तक हमारे भारत में कोई भी केंद्रीय शक्ति नहीं थी। वो मुगलों में स्थापित होती है, और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक उसको स्थापित करते हैं। तब तक भारत में क्या रहेगी? क्षेत्रीय संगठन रहेंगे, एक अराजकता टाइप का रहेगा कि छोटे छोटे राज्य बने रहेंगे, राजनीतिक असंतुलन की स्थिति बनी रहेगी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये स्थिति 1000 वर्षों तक ऐसी है कि शक्ति संतुलन की स्थापना के लिए सबका क्या चल रहा है? शक्ति संतुलन के लिए सबके अंदर शक्ति संतुलन के लिए क्या संघर्ष हो रहा है। और उस संघर्ष को हम कब देखेंगे? एक हल्का हिंट लेते हैं, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों में। ये है साउथ की स्थिति। जब हर्ष यहां पर राज्य करेंगे तो साउथ की स्थिति क्या होगी? तो साउथ की स्थिति ये है। लेकिन जब हर्ष शासन करते हैं तो गुजरात को उस टाइम हम जानते थे वल्लवी में किसका शासन है? मैत्रक का। क्लियर?
मैच द कॉलम में आता है। हर्ष कहाँ से राज्य कर रहे हैं? थानेश्वर से। तो थानेश्वर में किसका राज्य है? हर्षवर्धन, यानी कि पुष्यभूति, हम सरनेम ले रहे हैं। और ये है बंगाल। बंगाल में किसका शासन है? गौड़ का। इसको हम चंद्र भी कहते हैं, इस सरनेम को हम चंद्र भी कहते हैं कि कभी चंद्र वंश आ जाए टिक। तो चंद्र कहाँ है? बंगाल, ठीक है। और कन्नौज, कन्नौज पर किसका वंश है? मोखरी, मोखरी, कन्नौज। हमने देखा गुप्तोत्तर काल में उत्तरी भारत की स्थिति कैसी है? ऐसी है। बल्लभ में मैत्रकों का, थानेश्वर में पुष्यभूति है, गौड़ और चंद्र कहाँ है? बंगाल में है, और मोखरी वंश कहाँ है? कन्नौज में। तो गुप्तोत्तर काल में भारत की राजनीतिक स्थिति उत्तर भारत की ऐसी है, ठीक है। यहां पर असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है कि मगध जो था उसके पतन का क्या कारण था? क्योंकि मगध में हमने अभी तक पढ़ा कि मौर्य, ठीक है, मौर्य के पतन का कारण उनकी धार्मिक नीति रहा होगा, मौर्य के पतन का कारण उनका अयोग्य उत्तराधिकारी रहा होगा, अहिंसा की नीति अपनाना रहा होगा, बहुत सारे, एक साम्राज्य है। लेकिन मगध की तो भौगोलिक स्थिति वैसी ही है, वैसे ही वो बंदरगाह के पास है, वैसे ही उसकी जलवायु है, वैसे ही उसकी कृषि अच्छी है, लेकिन फिर भी इसका पतन क्यों हुआ? गुप्तोत्तर काल में ये शक्ति का केंद्र क्यों नहीं रहा? क्यों किसी ने भी इस पे ऊपर अपना अधिकार जताने की कोशिश की नहीं की? क्योंकि मौर्य में मौर्योत्तर कोई भी आ रहा है, मगध पर जो बैठा वो सम्राट बनेगा। गुप्त काल में भी मगध से ही शुरू होती हैं, लेकिन मगध के बाद गुप्त भी कहाँ आ जाते हैं? उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। और अब भारत की शक्ति सत्ता का केंद्र क्या है? कन्नौज है, कि कन्नौज पर अधिकार करने के लिए उत्तर और दक्षिण सभी में संघर्ष है। तो मगध के पतन के क्या कारण थे? मगध के पतन का कारण था व्यापारिक। मगध के पतन का कारण था उसके सेंटर से दूरी, उसके व्यापार का पतन। क्योंकि मगध की सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह थी ताम्रलिप्ति, और जब हमारा चीन से, क्योंकि हम, हाँ जी, ये हमारे बंगाल से व्यापार खत्म हो गया, और दूसरा उत्तर भारत में शक्ति संतुलन के लिए इसकी दूरी अधिक थी। ये रीजन है कि मगध के पतन का कारण हुआ, यानी कि मगध राजनीतिक केंद्र का केंद्र नहीं रहा, उसके जगह क्या हो जाता है? कन्नौज शिफ्ट हो जाता है। जबकि कन्नौज के शासक तो ऐसे हैं नहीं कि जिन्होंने बहुत अधिक समय तक राज्य किया हो। अब हम चलते हैं वर्धन वंश, कैसे स्थापना हुई इसकी? किसके सामंत थे ये? किसने इतनी शक्ति को स्ट्रॉन्ग कर लिया कि एक राज्य की स्थापना कर दी? वर्धन वंश की स्थापना करते हैं प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन इसकी स्थापना करते हैं। पुष्यभूति इनका कास्ट है, पुष्यभूति इनकी सरनेम है। वर्धन कन्नौजों के सामंत थे, मोखरियों के सामंत थे। मोखरियों के हम इनको द्वारपाल भी कहते हैं। और इन्होंने इतना क्षेत्रीय संगठन, सामंतवादी प्रथा से इन्होंने अपनी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को स्ट्रॉन्ग किया, और उसी का ही परिणाम था कि मोखरियों की जगह कौन आते हैं? मोखरियों की जगह कौन आते हैं? पुष्यभूति वर्धन साम्राज्य स्थापित करते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि पुष्यभूति वर्धन एक सामंतवादी थे, उन्होंने पुष्यभूति वर्धन की स्थापना की, लेकिन उनका जो वो क्षेत्र था वो उसी में ही अपने आप को स्वतंत्र कर लिए, इसलिए उन्होंने अपने साथ महाराजाधिराज या राजाधिराज नहीं लगाया। जिसके वो सामंत थे, जिस एरिया के, थानेश्वर के, उन्होंने वहीं का ही शासक अपने आप को घोषित कर दिया, इसलिए उनकी राजधानी थानेश्वर ही थी। थानेश्वर से उन्होंने शासन किया।
तो ये क्वेश्चन बनता है कि पुष्यभूति व प्रभाकर वर्धन की राजधानी क्या थी।